बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज लेक्चर सीरीज़ में बड़े ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजेरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 2 को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका टीचर राना आसफ़ शहज़ाद अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चूँकि वीक नंबर 2 है तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। आज के लेक्चर में जिन इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेस या उनकी बेसिक्स कंसीडर होते हैं, और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अराउंड तमाम मैनेजेरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिज़ाइन किया गया है। तो आज की इशू में डिस्कस करेंगे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। हमारे आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर चाहे किसी भी नौइयत की हो, प्लानिंग को बुनियादी अहमियत हासिल है। प्लानिंग वो बेसिक फ्रेमवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करती है, वो थिंकिंग पॉइंट देती है कि जिसके गिर्द आप अपने तमाम निज़ाम को तरतीब देते हैं। हमारा आज का लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होगा प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल। हम उस बेसिक प्लेटफॉर्म की बात करेंगे कि अकाउंटिंग में प्लानिंग साइकिल कहाँ से शुरू होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और हम एट ऑल कहाँ पहुँचते हैं। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, यानी हम कंपीट करेंगे, कंपेयर करेंगे और वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस का बायस बनते हैं या इनके अंदर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस हैं। हमारा चौथा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा प्रोडक्ट वर्सेस पीरियोडिक कास्ट। अब ये जो मेन इशू है हमारा, बेसिकली आज के लेक्चर की एसेंस यही है कि हम कास्ट क्लासिफिकेशन सीखेंगे। कास्ट की दर्जाबंदी कैसे होती है, इनको मुख्तलिफ स्टेजेस में कैसे तकसीम किया जाता है। फिर हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग के तहत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं, इसका सरसरी सा जायज़ा लेंगे। हमारा 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा बेसिक इक्वेशन फॉर इन्वेंट्री अकाउंट, यानी इन्वेंट्री अकाउंट को जब हम हैंडल करते हैं तो हमें कौन सी बेसिक इक्वेशन देखना होती है। और लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फ्लो, यानी जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के तौर पे कॉस्ट को कंज्यूम करना या लगाना शुरू करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और इस फ्लो में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे 4 स्टेजेस पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले या 4 फंक्शंस पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है कि जिसमें सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे लीडिंग एंड फोर्थ नंबर पे कंट्रोल को डिस्कस किया जाता है। तो चूँकि हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग के बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपने बेसिक ऑपरेशंस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो अपने ऑपरेशंस को या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को प्लान करता है। तो प्लानिंग इशू में सबसे अहम चीज़ जो होती है कि आपके पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं काम को करने के, और हमने पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। तो प्लानिंग स्टेज के अंदर हमारा पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, यानी हमने मुतबादल को पहचान करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी अगर हम एक प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको मुकम्मल करने के, इसको एग्जीक्यूट करने के कितने मराहल हो सकते हैं,
और इसमें से सूटेबल कौन सा है। जैसा कि स्टेज नंबर 2 पे लिखा है, सेलेक्ट अल्टरनेटिव दैट डज द बेस्ट जॉब ऑफ फर्दरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो जब हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, उनका तजिया कर लेना है, तो फिर हमने उनमें से एक बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मुकर्रर करदा जो टारगेट्स होती हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसके मुताबिक काम कर सकता है। और सारी सी बात है कि कॉस्ट टाइम एंड बेनिफिट एनालिसिस किसी भी प्लानिंग स्टेज के अंदर बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तो किसी भी अल्टरनेटिव को काबिल कबूल बनाने के लिए या ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें इन चीज़ों पे डिस्कस करना पड़ता है, इन इश्यूज़ के ऊपर नज़र रखना पड़ती है। थर्ड स्टेज जो कि प्लानिंग में होगी, डेवलप बजट्स टू गाइड प्रोग्रेस टूवर्ड्स सेलेक्टेड अल्टरनेटिव। जैसा कि मैंने पहले ही बात की है कि बजट सिर्फ हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार नहीं करते, बल्कि हम अपने मटेरियल रिक्विजिशन जो होती है, यानी मटेरियल का जो कंस्ट्रेंट होता है, उसके लिए भी बजट तैयार किया जाता है। हमारे पास जितने अवेलेबल पूल ऑफ लेबर्स होते हैं, हम उसके लिए भी बजट तैयार करते हैं और फिर एक मास्टर बजट तैयार करते हैं कि जिसमें उन तमाम एस्पेक्ट्स को एक शेड्यूल के तहत तरतीब दिया जाता है कि जो हमारे टारगेट के अचीवमेंट के लिए हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और उनको हम लाजमी तौर पे आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको मैनेज भी करते हैं और उनको इस तरतीब में लेके आते हैं कि उससे हासिल होने वाले बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि प्लानिंग के बाद ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी जैसा कि सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर उन तमाम ऑपरेशंस या बेसिक परफॉर्मेंसेस को डिस्कस किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के वर्किंग मोड्स होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है टू कीप ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथली, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाया जाए कि वो स्मूथली, एक्यूरेटली और रूटीन वर्क को अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सके। अब इन चीज़ों में जब डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग करते हैं, डायरेक्ट मीन किसी को हदायत देना और मोटिवेशन मीन कि किसी के काम के पैटर्न को देखते हुए किसी दूसरे की जहन साजी हो जाए। इम्प्लाइज वर्क असाइनमेंट, अब किस किस चीज़ के अंदर हमको आसानी लाना होती है या उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। सबसे बुनियादी तौर पे इम्प्लाइज़ को जब वर्क असाइन किया जाता है, तो उनको बताया जाता है कि हाउ टू टैकल एंड हाउ टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कैसे करना है। नंबर 2, रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डे टू डे अफेयर्स में ऑलमोस्ट एक जैसे ही मसाइल होते हैं, एक जैसी ही एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका मैकेनिज़्म डिज़ाइन किया जाता है, और अगर किसी एम्प्लॉई को उस मैकेनिज़्म का नहीं पता, तो हमें उसको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए बीइंग अ मैनेजर कि हाउ टू टैकल दीज। नंबर थर्ड जो कि डायरेक्शन या मोटिवेशन के अंदर इशू आ सकता है, वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में जब मुख्तलिफ पर्सोनल्स मुख्तलिफ फील्ड्स या मुख्तलिफ डाइवर्सिटी से आए हुए जब वर्क परफॉर्म करते हैं, तो किसी चीज़ के मतलब अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के मुताबिक उनकी जो राय में डिफरेंसेस होती हैं, उनको हम कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेकनिज़म ज़रूर होना चाहिए, हर सिस्टम के अंदर एक मेकनिज़म ज़रूर होना चाहिए कि लोगों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको हल कैसे किया जाएगा। और अमूमी तौर पे इसमें जो आपके पीयर्स या आपके सीनियर्स जो होते हैं, उनसे राय ज़रूर ली जाती है। हमारा फोर्थ इशू जो होगा इस सिलसिले में, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिव रनिंग के लिए और मालूमात तक बर वक्त और करेक्ट रसाई के लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन का सिस्टम वज़ा करना पड़ता है। जितनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, उतना ही आपको एम्प्लॉइज़ तक अपनी डे टू डे इंस्ट्रक्शंस पहुंचाना आसान रहेगा, मालूमात का तबादला आसान रहता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ आसान रहती है, और जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो वक्त पे पहुंच सकती हैं रेलेवेंट अथॉरिटीज़ तक, ताकि वो फ़ैसला साजी कर सकें। कंट्रोलिंग, फोर्थ इशू, जैसा कि हमने पहले बात की
कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं और कंट्रोलिंग पे जाके ख़त्म होते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंट्रोल। द कंट्रोल फंक्शन एंश्योर्स दैट प्लान्स आर बीइंग फॉलोड। कंट्रोल के जो फंक्शन डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस चीज़ को मुमकिन और यकीनी बनाते हैं कि जैसा प्लान किया गया था तमाम एक्टिविटीज़ को वैसे ही परफॉर्म किया गया है, और जहाँ जहाँ पे कोई डेविएशंस या वेरिएंसेस आए उनको एज़ पर प्लानिंग कंट्रोल किया गया। अब कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेजर्स अडॉप्ट की जाती हैं। इससे टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए जाते हैं, और आज के एडवांस दौर के अंदर कंट्रोलिंग के लिए बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। और इसका पता कैसे चलता है? मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं जो क्वांटिटेटिव भी होती हैं और क्वालिटेटिव भी होती हैं। दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स विद द बजट, जो कि मुआजना करती हैं कि क्या हमने अटेन किया है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है। और जो बेंच मार्किंग क्राइटेरिया यानी बजटेड रिपोर्ट्स तैयार की गई थी जो कि माजी के रिकॉर्ड की बेस पे थी, जिसके अंदर माजी की ही एक्टिविटी और माजी के ही मुख्तलिफ़ किस्म के कॉस्ट रेट्स यूज़ किए गए थे, आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्रोल फंक्शन। और ये कंट्रोल फंक्शन का एक बहुत ही बुनियादी और अहम जुज़ होते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास ऐसे पैरामीटर्स या ऐसा एक बेंचमार्किंग क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आप कंपेयर करके बता सकें कि आया ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम ऑन टारगेट हैं या नहीं हैं, या हम अपने ट्रैक से डेविएट तो नहीं कर गए। तो जब तक आप अपने ट्रैक पे रहते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन बेहतरीन काम कर रहा होता है, और जहाँ पे आप महसूस करते हैं कि डेविएशन ज़्यादा हो गई है या वेरिएशन ज़्यादा आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल फंक्शन लूज़ हो चुका है। दूसरे नंबर पे जब हमने मैनेजमेंट फंक्शंस को डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया, उनके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको देख लिया, तो फिर हम इसको एक निज़ाम में परोने की, एक निज़ाम में तरतीब देने की कोशिश करते हैं। उस निज़ाम को, यानी वो उस कंट्रोल साइकिल को जब प्लानिंग के साथ जोड़ते हैं तो एक लिंक या ब्रिज बनता है। इसको हम प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल का नाम देते हैं। अब प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल ये यक्के इस दीगरे एक्टिविटीज़ को अरेंज करने का नाम है। जैसा कि प्लानिंग में हमने सबसे पहले बात की थी कि फार्मूलेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। प्लानिंग बुनियादी तौर पे क्या है? वो तमाम हिकमत अमली, वो तमाम मनसूबाबंदियाँ जो हम अपने ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। इसके लिए डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ को सामने रखा जाता है। बुनियादी तौर पे तो हमें इस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि प्लान कितनी किस्म के होते हैं। आया शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, मीडियम टर्म प्लान्स हैं या लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। तो हमने मुख्तलिफ कंडीशंस को सामने रखते हुए अपने ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स भी तरतीब देने हैं, और जहाँ पे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत हो तो उसकी वर्किंग भी होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे स्टार्टिंग लेवल पे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, और इसी को हम बिगिनिंग पॉइंट कहते हैं। नंबर टू, जब हमने प्लान बना लिया, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्किंग कर ली, तो इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो सेकंड स्टेज है इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग। जब हमने मुख्तलिफ़ प्लान्स बना दिए, वर्किंग शेड्यूल बना दिए, ड्यूटीज़ को असाइन कर दिया, कॉस्ट एंड टाइम के एस्टिमेट्स लगा दिए, तो फिर आपको अपने एम्प्लॉइज़ जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उनको बताने की, उनको हदायत देने की ज़रूरत होती है, और उनको मोटिवेट किया जाता है कि हाउ टू परफॉर्म दीज टास्क एंड हाउ टू टैकल डिफरेंट सिनेरियोज। यानी जो मनसूबाबंदी के मुताबिक हमने जो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के वर्किंग प्रोटोकॉल्स तरतीब दिए होते हैं, वर्क प्रेफरेंसेस बताई होती हैं, टास्क एंड फंक्शंस का बताया होता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है,
और उसकी अहमियत वाज़ह की जाती है कि अगर हम इसको अटेन कर लेते हैं तो इसका असर हमारे ऑपरेशंस पे, हमारी वर्किंग पे और ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पे क्या असर पड़ेगा। नंबर थर्ड पे मेजरिंग परफॉर्मेंस, जब आपने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो हम फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोलिंग फंक्शंस है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की कि कंट्रोलिंग में उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है जो हमारी प्लानिंग के मुताबिक जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स या वर्क प्रेफरेंसेस तय की होती हैं उसके मुताबिक ही काम कर रहा हो, और उनको एक तयशुदा जो डेविएशन है उससे दूर ना जाने दे, यानी उसको एक मखसूस हद में रखा जाए। कंट्रोल परफॉर्मेंस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स भी होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज़ भी किया जाता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि दो किस्म के चार्ट यूज़ किए जाते हैं जिसको सी चार्ट और एक्स चार्ट का नाम दिया जाता है। सी चार्ट कंट्रोल चार्ट्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स और डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। नंबर फोर्थ स्टेज पे कंपेयरिंग एक्चुअल टू प्लान्ड परफॉर्मेंस, यानी ये वेरिएंस एनालिसिस होता है। हम कॉस्ट काउंटिंग के अंदर यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आगे जाके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम वेरिएंसेस को कंपेयर करेंगे, जिसमें 2 वेरिएंस भी होगा, 3 वेरिएंसेस भी होंगे और 4 वेरिएंसेस या एडवांस वेरिएंसेस की बात भी करेंगे। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे जब हमने चीज़ों को प्लान किया होता है तो उस वक़्त बजट बना होता है, बजट रेट्स तय पाए होते हैं। उनको जब एक्चुअल रेट्स के साथ या एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारी बारीकियों का, बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ का और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ का पता चलता है कि जहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो फैसला साज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल है, इसकी बुनियादी अहमियत होती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी फार्मूलेशन ऑफ स्ट्रेटजी से लेके उनको इम्प्लीमेंट करने से लेके मेजरिंग परफॉर्मेंस से लेकर और लास्ट पे जब उनका कंपैरिजन करते हैं, यानी एक्चुअल एंड और प्रिडिक्टेड या बेटर रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चलता है और उन एरियाज़ की निशानदेही हो जाती है कि जिनको हमने इम्प्रूव करना होता है, और जो एरियाज़ एज़ पर प्लान परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम होल सिस्टम का एक ऑडिट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें से कितने एरियाज़ सही परफॉर्म कर रहे हैं और कितने एरियाज़ में आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने चैप्टर की इंट्रो में डिस्कस किया था, स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ को समझना और जांचना बड़ा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग में बुनियादी डिफरेंसेस क्या हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों को एक दूसरे से नुमाया करते हैं। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम दो फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन पॉइंट्स की या उन पैरामीटर्स की निशानदही करना ज़रूरी है कि जिसकी बुनियाद पे हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए, हमने 6 से 7 हेडिंग तरतीब दी हैं। ये वो मेन पैरामीटर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को या मैनेजेरियल अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है यूज़र्स, के यूज़र्स कौन होते हैं। इस दो किस्म की मालूमात यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और मैनेजेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। एक्सटर्नल पर्सनस हु मेक फाइनेंशियल डिसीजंस, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली बाहर के जो लोग होते हैं यानी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाती है ताकि जनरल पब्लिक उसमें फ़ैसला साजी कर सके अपने मुताबिक उनके फाइनेंशियल नताइज को या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मेजर करते हुए। जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग, मैनेजर्स हु प्लान फॉर एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजेरियल अकाउंटिंग इंटरनल पर्पसेस के लिए होती है। मैनेजर वो तमाम मनसूबाबंदी करते हैं, वो वर्किंग प्रोटोकॉल डिसाइड किए जाते हैं कि जिसके मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाएगा। चूँकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं
तो बैरूनी लोगों को इसके मुतल्लिक नहीं बताया जाता। नंबर 2 पैरामीटर जिसकी बुनियाद पे हम कंपेयर करेंगे वो टाइम फोकस, यानी टाइम स्पैन कितना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखती है, यानी हमने एक दफ़ा फाइनेंशियल अकाउंट का डेटा तरतीब दे दिया और अगले साल में जाकर उसको ज़ाया नहीं कर देना, बल्कि रेफरेंस पर्पस के लिए सेव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आज का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो भी आपसे कहता है कि आपने 5 साल तक का रिकॉर्ड एटलीस्ट सेव करना है। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग फ्यूचर एम्फेसिस होती है, यानी हम वो जो मनसूबाबंदी करते हैं, जो वर्किंग करते हैं और उनके जो नताइज प्रेडिक्ट करते हैं, उनको इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसकी बुनियाद पे ही आपके लिए एक रोड मैप बन जाता है कि इन फ्यूचर आप अपने ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। तीसरा पैरामीटर है वेरीफाइबिलिटी वर्सेस रेलेवेंस, कि क्या किसी चीज़ को वेरीफाई किया जा सकता है या इसकी रेलेवेंस क्या है सिस्टम के अंदर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एम्फेसिस ऑन वेरीफाइबिलिटी, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है मुख्तलिफ रिपोर्ट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, उनको आप साबित भी कर सकते हैं, उनकी रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर एम्फसिस ऑन रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें ज़्यादा फोकर रेलेवेंट होने पे होता है कि जिन चीज़ों को हम प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, आया कि वो टर्मिनोलॉजीज़ या वो एरियाज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर फॉल करते हैं या नहीं करते। तो इस एंगल को सबसे बुनियादी तौर पे देखना होता है। फोर्थ पैरामीटर है प्रिसीजन वर्सेस टाइमलाइंस, यानी चीज़ों का सही होना और क्या वो हमारे टाइम स्पैन के मुताबिक है कि नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को टाइम बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, यानी इनकम स्टेटमेंट एक मखसूस पीरियड को कवर कर रही होती है, जबकि बैलेंस शीट को हम एक मखसूस डेट जो कि तयशुदा होती है इस पर प्रिपेयर करते हैं। तो एम्फसिस ऑन प्रिसीजन, अकाउंटिंग के अंदर प्रिसीजन पे ज़्यादा फोकस होता है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर हम टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि टाइमली डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदे दे सकते हैं और जो डिसीजन टाइम पे डिपेंड नहीं करते तो उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं हो सकता। सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये हमारा फिफ्थ पैरामीटर जो दोनों चीज़ों को कंपेयर करने का बाइस है सब्जेक्ट। प्राइमरी फोकस इज़ ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुनियादी फोकस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, उनके ऊपर इक्वल होता है। और जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर फोकस ऑन सेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ जहाँ पे मैनेजरियल अकाउंटिंग की इम्प्लीकेशन हो रही है, एप्लीकेशन हो रही है या इससे रेलेवेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। सिक्स्थ है हमारा पैरामीटर गैप, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट फॉलो गैप एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर मेट्स, यानी अब फॉर जो हमारा गैप के कवानीन है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलते जुलते ही हैं। तो अकाउंटेंट को कभी भी अपनी तयशुदा चीज़ों से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन जो रिपोर्टिंग से मुतल्लक, रिकॉर्डिंग से मुतल्लक है, उनको फॉलो करना होता है। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग में नीड नॉट फॉलो गैप आर एनी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स होते हैं कि हाउ टू मैनेज, how to tackle and how to produce the goods and time and cost estimates वो अपने मुताबिक कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी होता है कि एक्सटर्नल लोगों के लिए इसको एक रिपोर्ट की सूरत में मेंटेन किया जाए और उसको पब्लिश किया जाए। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको सिर्फ इंटरनल वर्किंग या प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटर्नल के सामने शो नहीं किया जाता और इसके लिए कोई स्पेसिफिक किस्म की रिपोर्ट्स तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि जब हम कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले उसको क्लासिफाई करने की ज़रूरत होती है कि जब कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है तो उसकी पहचान ज़रूरी होगी ये किस नौइयत की है। क्योंकि जब हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स
या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें हमने बताना होता है कि ये कॉस्ट किस स्टेज पे रिकॉर्ड होगी और जो चीज़ें या इन्वेंट्री हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके मुतालिक इसका बिहेवियर क्या होगा, क्या ये उसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट जो कि चीज़ों की फ़िज़िकल शेप को वाज़े करने के लिए या फ़िज़िकल शेप में बताने के लिए होगा, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल चूँकि डायरेक्टली आपको नज़र आता है, इसके बगैर किसी फ़िज़िकल चीज़ का वजूद मुमकिन नहीं है। मसलन हम एक पेंसिल बनाते हैं तो वो प्लास्टिक की होती है, तो प्लास्टिक जो मटेरियल लगा हुआ है यह डायरेक्ट नौइयत का होगा। तो रॉ मटेरियल दैट बिकम एन इंटेग्रल पार्ट, ये एक ज़रूरी हिस्सा तस्वर किया जाता है ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हाट कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड डायरेक्टली टू इट, और दैट कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड डायरेक्टली टू इट। हम ये कह सकते हैं कि हमें ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और इसको किसी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। मसलन एक फ्रिज है आपके सामने, वो एक फ़िज़िकल शेप रखती है, तो उस पे लगा हुआ मटेरियल हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा है, हम उसे ट्रेस आउट कर सकते हैं चाहे उसकी क्वालिटी कोई भी हो। लेकिन हम बता सकते हैं कि अगर ये मटेरियल इसके ऊपर ना लगा हो तो इसको एक मखसूस फ़िज़िकल शेप नहीं दी जा सकती। तो अब हम इसकी एग्जांपल भी देते हैं। अ रेडियो इंस्टॉल्ड इन एन ऑटोमोबाइल, यानी एक गाड़ी के अंदर जब एक रेडियो या टेप लगाई जाती है तो उसकी एक फ़िज़िकल शेप होती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और डायरेक्टली ट्रेस हो रही होती है। और जैसे जैसे मटेरियल किसी चीज़ के ऊपर लगता है उसकी शेप में चेंज आती है, तो वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है ये किसी भी चीज़ के अंदर या हमारी कॉस्ट रिपोर्ट्स के अंदर डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारा सेकंड एलिमेंट जो कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले करता है, जैसे ही हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर होता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो मटेरियल एक कन्वर्टेड शेप में खुद ब खुद नहीं चला जाता, बल्कि उसको रीशेप करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए एक स्किल्ड लेबरर की ज़रूरत होती है, एक ऐसा प्रोफेशनल वर्कमैन जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स रखता है। तो हम ये कह सकते हैं दोज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी ईज़िली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं उनके यूनिट्स के अगेंस्ट हमें ये नज़र आ रहा होता है कि ये जो मखसूस शेप दी जा रही है ये मशीन से मुमकिन है या नहीं, या हमें ऐसे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है जो उस कन्वर्जन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। चूँकि ये डायरेक्टली एंगेज होते हैं, अगर रॉ मटेरियल जो है वो खुद ब खुद एक नई शेप में नहीं आ जाता। इवन अगर हम ये कह सकें कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल या मैनुअल स्किल परफॉर्म करता है तो फिर तो उसका रोल बहुत वाज़े हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से भी कन्वर्ट किया जाता है तो टेक्नोलॉजी को या उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए भी आपको स्किल्ड लेबरर की ज़रूरत होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है काम परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, वेजेस पे टू द ऑटोमोबाइल असेंबली वर्कर्स, यानी वो तमाम वर्कर जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स के बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं या उनको असेंबल करने यानी जोड़ने में। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक असेंबली वर्कर गाड़ी के पार्ट्स को फिट कर रहा है, तो ये असेंबली मीन पार्ट्स को जोड़ना। तो ये पार्ट्स खुद ब खुद थोड़ी जुड़ जाएंगे, बल्कि आपको स्किल्ड बंदों की ज़रूरत होगी जो इतनी एक्टिविटीज़ को जानते होंगे, नॉलेज रखते होंगे और मुख्तलिफ फील्ड्स का एक्सपीरियंस रखते होंगे। हमारा थर्ड एलिमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि जिसको ट्रेस आउट करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन इनकी तादाद यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर जो चीज़ें अकाउंट फॉर होती हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। टू स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस, जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़ास चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मसलन अगर हमने कोई मार्कर या पेंसिल बनाई है तो हमें ये पेंसिल नज़र तो आ रही है कि इसके ऊपर कोई मटेरियल लगा है या किसी स्किल्ड लेबरर ने, वर्कर ने, स्किल्ड प्रोफेशनल
पर्सन ने काम किया होगा इसका भी पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो किस सूरत में इसके अंदर मुजतमा हो रही हैं और उनको रिफ्लेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की क्या हो सकती है? इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर जो डिस्टिंक्शन है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि यानी हर वो चीज़ कि जिसका कोई क्लोज अल्टरनेटिव मौजूद ना हो, जिसके बगैर गुजारा ना हो सकता हो, और जो चीज़ किसी काम के लिए किसी प्रोडक्ट की फ़िज़िकल शेप को वाज़े करने के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो, उसको हम डायरेक्ट का नाम देते हैं। और जिस चीज़ का क्लोज़ अल्टरनेटिव मौजूद हो, जिसका मुतबादल मौजूद हो, जिसके बगैर गुज़ारा हो सकता हो, और वो कॉस्ट जो डायरेक्टली हम असेस ना कर सकें, ट्रेस आउट ना कर सकें, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ से एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी 2 किस्म की कॉस्ट लगती है, यानी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, और इसी तरह डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अब अगर हम इन दोनों को ज़रा डिटेल में डिस्कस करें तो ये हर एक के नीचे मैंने एरो के साथ शो किया हुआ है। मटेरियल यूज्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज़ें आप बनाने चाहते हैं उनको फिज़िकल शेप में अपीयर करने के लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है। एग्जांपल्स क्या हैं? लुब्रिकेंट्स एंड क्लीनिंग सप्लाइज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल में दे रहा हूँ कि ऐसी वो तमाम चीज़ें जो किसी फंक्शन को, किसी प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लुब्रिकेंट्स यानी मोबाइल ऑयल की एग्जांपल दी है, और क्लीनिंग सप्लाइज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर को अगर मैं एलेबोरेट करना चाहूँ, वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी ऐसे तमाम लोग जिनको हम अदायगियाँ करते हैं और वो चीज़ों को बनाने के अमल के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनका रोल एक सेकेंडरी नौइयत का होता है या सपोर्टिंग नौइयत का होता है। एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ, मेंटेनेंस वर्कर, जैनिटर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि फैसिलिटेट तो उस प्रोसेस को करते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर या चीज़ों को प्रोड्यूस करने के अंदर इनका वाज़ेह तौर पे रोल नहीं देखा जा सकता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सुपरवाइज़र्स काम कर रहे होते हैं, हर लेबर के ऊपर या लेबर के ग्रुप के ऊपर एक जो है वो सुपरवाइज़र होता है। तो सुपरवाइज़र की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इनडायरेक्ट नौइयत की होती हैं, तो उसको दी जाने वाली जो तनख्वाह होती है वो हम उसको इनडायरेक्ट लेबर ही तजवीज़ करते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अच्छा, अब पहले जो 3 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल को डिस्कस किया, डायरेक्ट लेबर को डिस्कस किया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ज़िक्र किया, तो वो तमाम प्रोडक्शन एलिमेंट्स थे या बेसिक प्रोडक्शन कास्ट थी। उनको उनको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। अब हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसको पीरियड कॉस्ट का नाम दिया जाता है। अनदर नेम फॉर दीज कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर पहला एलिमेंट जो होता है वो सेलिंग कॉस्ट का है, यानी वो तमाम कॉस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ की लागत वो जो चीज़ों को सेल करने से रिलेट कर सकती हैं, यानी कॉस्ट नेसेसरी टू सिक्योर द ऑर्डर, ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए जो कॉस्ट होती है, यानी ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट, और ऐसी तमाम लागत जो चीज़ों को कस्टमर तक पहुंचाने तक की हो सकती है, जिसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट भी होती है, फ्रेट आउट की कॉस्ट भी होती है, जो चीज़ें जब लोगों तक पहुंचाई जाती हैं उनकी डेस्टिनेशन में पहुंचाई जाती हैं, या इसके अलावा जितना भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैनल्स यूज़ करते हैं चीज़ों को सेल आउट करने के लिए, उनकी लागत भी इसके अंदर शामिल होती है। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी चीज़ों को मैनेज करने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की कॉस्ट। ऑल एग्जेक्टिव्स, जितने भी हेड ऑफिस में बैठे हुए एग्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लैरिकल कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वकूफ़ पज़ीर होने वाली जितनी भी लागत होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करती हैं, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देती हैं, और जितने भी वर्किंग पर्सोनल्स एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं
उनकी जितनी तनख्वाहें होती हैं या उनकी जो कॉस्ट होती है या जितना भी सपोर्टिंग मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स को एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जितनी भी कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है, उसको हम, और वो इनडायरेक्ट अपना बिहेवियर रखे, तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर प्लस करते हैं। जबकि ऐसी तमाम कॉस्ट जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर जो सब एलिमेंट्स हैं, मसलन सेलिंग कॉस्ट को सपोर्ट कर रही है, तो वो हम सेलिंग कॉस्ट में ही ट्रीट करते हैं। या ऐसी कॉस्ट जो हेड ऑफिस यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को सपोर्ट कर रही हो, उसकी वर्किंग के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी हो, तो उसको एडमिन कॉस्ट का ही हिस्सा बनाया जाता है। तो ऐसे हमने दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है। अब इसी चीज़ को हम एलेबोरेट करते हैं, जो इसके प्रिंसिपल डिफरेंसेस हैं, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, जिसको कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नाम दिया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है कि जब हम इनके लेजेस बनाते हैं, इनको कहाँ पे लिखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनको कहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है, इंक्लूड, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें डायरेक्ट मटेरियल शामिल होता है, डायरेक्ट लेबर शामिल होती है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जितनी भी कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती हैं सिस्टम को, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। और जितनी कॉस्ट जो बज़ाहिर नोट या नज़र नहीं आ रही होती, या उनका रोल आपको वाज़े नज़र नहीं आता, और जो वो फैक्ट्री के अंदर वकूफ़ पज़ीर होती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर उसको सब हेडिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर शामिल कर दिया जाता है। अब इसके नीचे आपको प्रोडक्ट कॉस्ट के नीचे दो लेजर बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक इन्वेंट्री का है और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। जब हमने चीज़ें प्रोड्यूस की होती हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए, तो जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास बन जाती है यानी फिनिश गुड्स होती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उस वक्त शिफ्ट करते हैं जब चीज़ों को सेल आउट कर दिया जाता है या कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया जाता है। इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करते हैं, यानी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की इन्वेंट्री जो अगर पड़ी होगी, तो उसको बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट के तौर पे अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स ट्रीट किया जाता है। और जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूँकि उन तमाम अज्जा या प्रोडक्ट की कॉस्ट है कि जिनको हमने सेल करना होता है, इसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। इसके बरक्स अगर हम ये देखें कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग या पीरियड कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट इंक्लूड ऑल सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र तो नहीं है, लेकिन चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ताल्लुक भी सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ही होता है, इसको हम एक खर्चे के तौर पे लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। और इनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेकंड एलिमेंट, यानी जब हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास जीपी आती है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। और जब ग्रॉस प्रॉफिट में से जितनी भी पीरियड कॉस्ट होती है, उनको, चाहे वो इनडायरेक्ट नौयत की हो चाहे वो डायरेक्ट नौयत की हो, वेरिएबल हो या फिक्स हो, इसको यहीं से माइनस किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियड कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट के सेकंड एलिमेंट में आती है। फिफ्थ आइटम है हमारे पास, यानी बैलेंस शीट। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मर्चेंडाइजर करंट एसेट्स, यानी बैलेंस शीट के अमूमी तौर पे जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं दो पार्ट होते हैं। एक साइड उसकी एसेट साइड होती है, दूसरी साइड लाइबिलिटी साइड होती है। तीसरी एक डिस्टिंक्ट साइड तो नहीं होती, लेकिन उसको लाइबिलिटीज़ के साथ ही रिपोर्ट किया जाता है, वो ऑनर इक्विटी होती है, यानी शेयर होल्डर फंड की वजाहत होती है कि पैसा कहाँ से आया और कैसे यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ है। इसको भी दो एंगल से हम बयान करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे मर्चेंडाइज़र। मर्चेंडाइज़र जो ट्रेडिंग करता है, चीज़ों को बनी बनाई चीज़ें लेता है, उनको सेल आउट करता है, तो वो करंट एसेट्स को कैसे रिपोर्ट करता है, वो कैश की सूरत में, चूँकि इसकी तमाम एक्टिविटीज़ कैश बेस्ड होती हैं, वो करंट एसेट्स में कैश को शो करेगा।
रिसीवेबल यानी जो उधार पे चीज़ें सेल आउट की होती हैं उनको शो करेगा, और जितनी भी मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री यानी सेलेबल कंडीशन में होती है। और अमूमी तौर पे मर्चेंडाइज़र की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ही ट्रीट होती है। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम एक मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट को देखते हैं, यानी वो शख्स या वो अदारे जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको करंट एसेट्स के अंदर कैश भी नज़र आएगा, जैसा कि मर्चेंडाइजिंग की बैलेंस शीट में नज़र आता है। इसी तरह रिसीवेबल, इसने भी लोगों को जब चीज़ें उधार पे सेल की होती हैं तो उनसे वो पैसे वसूल करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ का गौर तलब है वो है इन्वेंट्रीज़ की डिटेल। मैन्युफैक्चरर्स के अकाउंट के अंदर जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो 3 किस्म की मैनेज की जाती हैं, जबकि मर्चेंडाइजिंग के अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही किस्म की इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, और जो कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है। जबकि मैन्युफैक्चरर 3 किस्म की इन्वेंट्रीज मेंटेन करता है, यानी ख़ाम माल, जितना भी मटेरियल आपके पास अनयूज्ड पड़ा हुआ है उसको अलहदा से इन्वेंट्री ट्रीट करते हैं। जितनी भी चीज़ें नामुकम्मल हालत में या सेमी फिनिश्ड होती हैं उनको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का नाम दिया जाता है, और वो तमाम चीज़ें जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मुकम्मल हो चुकी हैं उनको फिनिश गुड्स का नाम दे दिया जाता है। और अमूमी तौर पे ये चीज़ें सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाती हैं ताकि वो इन चीज़ों की मार्केटिंग करके इनको सेल आउट कर सकें। तो ये प्रिंसिपल डिफरेंस स्टूडेंट के लिए समझना ज़रूरी है कि मर्चेंडाइज़र या ट्रेडर जो है वो एक ही किस्म की इन्वेंट्री मेंटेन करता है, जबकि मैन्युफैक्चरर जो है वो 3 किस्म की इन्वेंट्री मैनेज करता है या मेंटेन करता है। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, जैसा कि हम पहले इसकी वजाहत कर चुके हैं। मटेरियल अवेटिंग टू बी प्रोसेस्ड यानी वो ख़ाम माल होता है जिसको फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे आपके पास कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आते हैं, आपने चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती हैं, वैसे वैसे इस रॉ मटेरियल को चीज़ों की बनावट के अंदर बेसिक एलिमेंट के तौर पे हम ऐड करते चले जाते हैं। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस। पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जो नामुकम्मल होती हैं, जिनके ऊपर 80%, 85%, 75% या 90% काम हो चुका होता है और स्टिल टू कंप्लीट, और वो अभी इनको अभी कंप्लीट करना होता है बाय कंज्यूमिंग मोस्ट या मोर कॉस्ट। सम मटेरियल, लेबर आर ओवरहेड हैज़ बीन एडेड, यानी हमें कुछ मटेरियल इसके अंदर ऐड करना होता है, कुछ लेबर परफॉर्म करनी होती है, और कुछ सपोर्टिंग कॉस्ट जिसको कि हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं इसके अंदर ऐड अभी होनी होती है। और जबकि थर्ड एलिमेंट है फिनिश गुड्स, कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स अवेटिंग सेल, यानी ऐसी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि जिनको अभी सेल करना होता है। इनकम स्टेटमेंट, अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी बुनियादी डिफरेंसेस होती हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो मर्चेंडाइज़र होता है या ट्रेडर होता है वो बनी बनाई चीज़ें लेता है, इसको बहुत सारे ऐसे कॉस्टिंग एलिमेंट जो कि प्रोडक्शन की सूरत में मौजूद होते हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर के लिए और एक मर्चेंडाइज़र के लिए जब इनकम को कैलकुलेट करना हो तो दो थोड़े से डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स फॉलो करना पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर मैन्युफैक्चर डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर मर्चेंडाइजर। जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि दोनों के लिए जो सीजीएस तैयार की जाती है उसमें फ़र्क होता है, और वो फ़र्क किस नौइयत का होगा ये मैं आपके सामने दो फॉर्मेट रख रहा हूँ। रेड कलर से लिखा हुआ है मर्चेंडाइजिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जबकि ग्रीन कलर के साथ जो मैंने लिखा है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनी। इसमें जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है तो बिगिनिंग इन्वेंट्री के तौर पे हमने फिनिश गुड्स को लिखना होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बिगिनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 14,200, और जितनी भी हमने न्यू चीज़ें बेचने के लिए परचेज़ की होंगी उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है हमारे पास $2,48,350 की, और इसमें से हम जितने भी एंडिंग बैलेंसेस होंगे यानी जो चीज़ें हमने बेच दी हैं अगर माइनस कर दी जाएं, या वो चीज़ें जो हम एंडिंग बैलेंस के तौर पे रखना चाहते हैं या रख लें, इनको अगर माइनस कर दें तो वो चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं और उनकी लागत कैलकुलेट हो जाती है कि जिनको हमने सेल आउट करना होता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बिगिनिंग इन्वेंट्री के तौर पे आप बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी रखते हैं,
लेकिन यहाँ पे अमूमी तौर पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमने रॉ मटेरियल को भी मेंशन करना होता है। तो बेसिकली वहाँ वो तमाम मटेरियल की कॉस्ट आ रही होती है जो आपके पास कंज्यूम हो चुका होता है चीज़ों की बनावट में, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड कर दिया जाता है, और जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होती है। और इसमें से जब एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो जो रिजल्टेंट फिगर आपके पास होगी उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेम देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बुनियादी डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मर्चेंडाइजिंग कंपनी के ऑपरेशंस में डिफरेंस क्या हो सकती है, और वाइल रिपोर्टिंग जब आप इनकम स्टेटमेंट के तहत मुख्तलिफ एक्सपेंसेस या इनकम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें सीजीएस बनाते हुए इसकी जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं उनको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। हमारा सिक्स्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का जो है वो बेसिक इक्वेशन फॉर इन्वेंट्री अकाउंट, यानी इन्वेंट्री अकाउंट की बेसिक इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, या इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती है। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे पास बिगिनिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंट्री पड़े होते हैं उसमें जितनी भी एडिशन टू इन्वेंट्री होती है, यानी इस पीरियड में जितनी भी हम परचेज़ करते हैं उसको प्लस कर दिया जाता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जब हम नई परचेज़ को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ वजूद में आती है उसको अवेलेबल कहा जाता है। और इसमें से अगर एंडिंग बैलेंस को माइनस कर दिया जाए तो वो चीज़ आपके पास बच जाती है जिनको हम विड्रॉल फ्रॉम इन्वेंट्री कह सकते हैं या सोल्ड गुड्स कह सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पे इसकी जो इक्वेशन होती है इसको मैं बयान कर देता हूँ। बिगिनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग बैलेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड आर सोल्ड। शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का शेड्यूल बनाते हैं तो बुनियादी तौर पे ये चार बेसिक एलिमेंट को कवर कर रहा होता है, जिसमें मटेरियल की कंजम्पशन होती है, लेबर की कंजम्पशन होती है, मैन्युफैक्चर ओवरहेड्स होते हैं, और फ़र्क होता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री टू वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट सीजीएस कैसे कैलकुलेट होती है या क्या कैलकुलेट करती है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज्ड इन द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितनी भी लेबर कंज्यूम की होती है, जितनी भी किस्म की लेबर इस्तेमाल की होती है उनकी लागत होती है, और जितनी भी किस्म के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपने कंज्यूम किए होते हैं उनको एक्यूमुलेट करती है। नंबर टू, कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद गुड्स, यानी तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइनलाइज करने में मदद मिलती है उन चीज़ों पे कि जिनको हमने बेचने के लिए बनाया होता है, दैट वर फिनिश्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, कि जिनको एक ख़ास या मखसूस पीरियड के अंदर हमने कस्टमर डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए प्रोड्यूस किया होता है और वक़्त आने पे उनको सेल आउट करते हैं। हमारा सेवन्थ और आखिरी आज के लेक्चर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लो है। स्टूडेंट के लिए ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, इसमें इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो किन किन स्टेजेस से गुजरने की ज़रूरत होती है और उनकी पॉइंटिंग या नंबरिंग क्या होती है, और एट द एंड जब ये प्रोसेस ख़त्म होता है तो लास्ट एक्टिविटी क्या होगी। बुनियादी तौर पे जब हम बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्रीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये तीन किस्म की इन्वेंट्रीज़ होती हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है। मटेरियल परचेज़ का ताल्लुक हमेशा रॉ मटेरियल के साथ होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जब उनके पास कस्टमर की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस करनी होती हैं तो वो चीज़ की नौइयत या उसकी नेचर को देखते हुए रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल मार्केट से परचेज़ करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल बैलेंस शीट के अंदर जो मटेरियल परचेज़ है उसके साथ रिलेट करता है। फिर डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, ये डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस से रिलेट करते हैं। इनको एम्प्लॉय या अप्लाई किया जाता है सेकंड स्टेज के अंदर, यानी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर।
हम सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट में इन्वेंटरी 3 किस्म की होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश गुड्स हैं। तो डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का जो रिलेशन है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के साथ होता है। जबकि जो चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं किसी ख़ास पीरियड के अंदर, जो कंप्लीटेड गुड्स होती हैं उनको फिनिश्ड गुड्स का नाम दिया जाता है। और स्टूडेंट, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसकी भी इन्वेंटरी सेपरेटली रिकॉर्ड करने की या उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और जो चीज़ें हम बनाते हैं इनको जब सेल आउट कर दिया जाता है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। और ये वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है कि जिसको जब सेल में से माइनस किया जाता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो इसी से हम दो चीज़ें फर्दर डिसाइड करते हैं कि जब हमने चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिस्कस कर लिया तो साथ ही हमें इसकी ऑपरेटिंग या पीरियड कॉस्ट को भी डिस्कस करना चाहिए। क्यों? कि चीज़ों को सेल आउट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट को देखना या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके बाद सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है या सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट जो है वकूफ़ पज़ीर होती है। तो ये दो स्टेजेस होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फ़्लो के अंदर पहले मटेरियल पर परचेज़ किया जाता है, फिर मटेरियल कंज्यूम किया जाता है, फिर लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तीन एलिमेंट जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का बुनियादी पार्ट होते हैं। और इन प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए, मार्केट में सेल आउट करने के लिए फर्दर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, फर्दर कॉस्ट की ज़रूरत होती है कि जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट का नाम दे सकते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर प्रिडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर। अब जब कॉस्ट बिहेवियर की बात करते हैं तो कॉस्ट दो तरह से किसी भी चीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है। यानी जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उस वक्त हाउ ए कॉस्ट विल रिएक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन द रेलिवेंट रेंज। यानी जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस पे दो किस्म की कॉस्ट ऐसी होती है जो नेचर के एतबार से अपना बिहेवियर शो कर रही होती है। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फ़िक्स कॉस्ट होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वो एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। और अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म ना किया जाए तो उस कॉस्ट के बनने की कोई वजह नहीं होती। मसलन अगर हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं और हमें लाइट की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, हम चला लेंगे तो जैसे ही पंखा चलेगा, जैसे ही लाइट चलेगी, उसकी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगी और उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस पंखे को या इस फ़ैन को नहीं चलाते या इस लाइट को नहीं चलाते तो ये एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जैसे ही कोई काम होना शुरू होता है तो ये कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर होने लग जाती है और जैसे ही ये कॉस्ट या वो एक्टिविटी ख़त्म होती है तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। जबकि फ़िक्स कॉस्ट का ताल्लुक एक्टिविटीज़ के साथ नहीं होता। यानी ये हर सूरत में, हर कंडीशन के इसने वकूफ़ पज़ीर होना ही होता है। इसका ताल्लुक किसी एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है। मसलन किसी बिल्डिंग की रेंट कॉस्ट, अगर हमने वो बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए ली हुई है तो चाहे हम उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें, लेकिन जितनी देर वो चीज़ हमारी पोजेशन में रहेगी उतनी देर हमें इसका रेंट अदा करना होगा। तो फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी के वकूफ़ पज़ीर होने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये एक फ़िक्स लाइबिलिटी कंसिडर होती है। लेकिन इसको लाजमी भी तसव्वुर किया जाता है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अगर हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, योर टोटल टेक्सटिंग बिल, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल रखें तो मोबाइल फ़ोन को जितना इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा कॉल करेंगे, जितने ज़्यादा मिनट कंज्यूम करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमें आएगी। इज़ बेस्ड ऑन हाउ मैनी टेक्स्ट यू सेंड। यानी जितना ज़्यादा आपने टेक्स्ट किए होंगे या जितनी ज़्यादा आपने कॉल्स की होंगी उतनी आपकी ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ती है। और जैसे ही एक्टिविटी बढ़ती है तो हमने ये प्रिंसिपली डिस्कस किया है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन पर यूनिट पे इसका रेट सेम ही होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल कॉल के अंदर पर मिनट का रेट फिक्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट रेट इसका फिक्स होगा, लेकिन टोटल पे ये चेंज होती चली जाती है। और अगर इसकी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो आपको एक अपवर्ड रेड कलर की स्लोप नज़र आ रही है, जो इस चीज़ की अलामत है कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है।
तो ये लाइन जो है ये टोटल कॉस्ट को शो कर रही है। इसके अंदर हम पर यूनिट की बात अभी नहीं कर रहे, और पर यूनिट को मैंने पहले ही बता दिया है कि वो हमेशा यूनिट बेस पे फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जैसा कि अब ये ग्राफ पे आपको नज़र आ रहा है, द कॉस्ट पर टेक्स्ट सेंट इज़ कांस्टेंट एट 5 सेंट पर टेक्स्ट। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ रेट्स देती हैं, लेकिन वहाँ पे 1 मिनट का रेट फिक्स होता है, जैसे 1 रुपया रेट हो जाए या 90 पैसे हो जाए। जबकि नंबर ऑफ़ टेक्स्ट जैसे भी बढ़ते रहेंगे, एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती रहेगी, पर यूनिट पे तो उसकी कॉस्ट सेम होती है, लेकिन टोटल पे ये चेंज होती चली जाती है। जबकि फ़िक्स कॉस्ट की अगर हम ये बात करते हैं, तो चाहे हमारी एक्टिविटी बढ़े, चाहे हमारी एक्टिविटी के अंदर किसी किस्म का इजाफा ना हो, तो फ़िक्स कॉस्ट ये सेम ही रहती है। योर मंथली कॉन्ट्रैक्ट फ़ी फॉर योर सेल फ़ोन इज़ फिक्स्ड, यानी आपका बिल अगर मोबाइल बिलिंग पे है, मोबाइल अगर बिलिंग पे है तो यानी पोस्ट पेड है, तो फिर तो एक फ़िक्स बिल ही आएगा। फॉर द नंबर ऑफ मंथ मिनट्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट्स, द मंथली कॉन्ट्रैक्ट फ़ी डज नॉट चेंज, ये तब्दील नहीं होती, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स यू मेक, आपने जितनी भी कॉल की हुई हों। लेकिन अमूमी तौर पे जिनको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, तो फिक्स कॉस्ट के अंदर एक्टिविटी भी फिक्स कर दी जाती है। ऐसे नहीं होता कि आप फिक्स कॉस्ट के अगेंस्ट अनलिमिटेड एक्टिविटी परफॉर्म करें। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, तो हमने नंबर ऑफ़ मिनट्स यूज्ड विद इन मंथली प्लान को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा है, और मंथली सेल फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट फ़ी को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। तो जैसे ही हमारी एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, तो फ़िक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। जैसे अमूमी तौर पे होता है, जब आप अपने मोबाइल को फ़िक्स्ड करवा देते हैं, यानी पोस्ट पेड करवा देते हैं, तो उसका एक फ़िक्स बिल होता है, उसके अंदर उसी रेंज में रहते हुए आपने इसे अदा करना होता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। जैसा कि लिखा है, विद इन द मंथली कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट द एवरेज फिक्स कॉस्ट पर सेल फोन कॉल मेड डिक्रीजेज एज मोर कॉल्स आर मेड। जैसे ही आप ज़्यादा कॉल करते हैं, यानी किसी एक्टिविटी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे कम होना शुरू हो जाती है, और ये कंपनी की फेवर में होती है। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाए, तो फिर यही फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी के मुताबिक बढ़ना शुरू कर देती है, कि जिसको हम डिसएडवांटेजेस ट्रीट करते हैं। अगर हम इस चीज़ की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें, तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक कर्व बन रही है। जैसे ही आप मिनट कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी फ़ी में इजाफा हो रहा है। एक ख़ास लेवल तक तो ये फ़िक्स होता है, लेकिन अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर फ़िक्स कॉस्ट का जो बिल होता है वो भी पर यूनिट बुनियाद पे बढ़ना शुरू कर देता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक पैकेज जो इंटरनेट का लगाते हैं, और वो इंटरनेट एक्सपायर हो जाए पैकेज, तो फिर उसके बाद आपको 18 रुपये पर एमबी के लिहाज से डेटा की पेमेंट करना होती है। कास्ट क्लासिफिकेशन फॉर प्रिडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर, ये चीज़ बारहा हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बिहेवियर के अतबार से कॉस्ट दो किस्म की होती है, यानी वेरिएबल होती है और फिक्स होती है। लेकिन इन टोटल और पर यूनिट के मुताबिक इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो हम इस टेक्स्ट को समझते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल की बात करें, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती चली जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज एक्टिविटी लेवल चेंज, जैसे ही एक्टिविटी बढ़ती है, वैसे ही आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम यूनिट बेस पे देखें, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट पे सेम रहती है। एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल चेंज होती चली जाती है। जबकि कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर जो है, इसके अगेंस्ट होता है, इसकी ज़िद में होता है। यानी अगर फ़िक्स कॉस्ट को हम टोटल की बात करते हैं, तो ये चेंज नहीं होता, बल्कि सेम ही रहता है। लेकिन जैसे ही एक्टिविटी बढ़ती है, तो पर यूनिट पे फ़िक्स कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट टोटल पे तो ये सेम ही रहता है, लेकिन पर यूनिट पे ये चेंज होना शुरू हो जाता है, और चेंज होता होता उस लेवल तक आ जाता है कि जब वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर की फेवर में चला जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो कि बुनियादी था,
और हमने जिसमें कॉस्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, अपने अख्ताम को पहुंचा। नए लेक्चर यानी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।